बता देंगे हम। राइटर का नाम MSc एंट्रेंस के नाम से किताब आती है, ऑप्शनल पेपर की होती है, उससे आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। कल सेंट्रल एक्सेस बता दी, क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, लग गया होगा, लगा है तो बुक में देखिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, थ्योरम। रिजोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस into forces or reduction of system of forces into forces, reduction of system of forces into forces। डालिए स्टेटमेंट। परसों खत्म कर देंगे ये चैप्टर, परसों संडे है ना, परसों खत्म हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन टू फोर्सेस, रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन टू फोर्सेस। स्टेटमेंट लिखिए, शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स, स्टेटमेंट पे लिखिए, शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टू फोर्सेस, can be reduced by two forces equivalent to a given system, equivalent to a given system in an infinite number of ways, in an infinite number of ways, in an infinite number of ways, and that the tetrahedron formed by two forces is of constant volume, is of constant volume। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें आपसे, पूरी पहले की बात हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले किसी सिस्टम पे फोर्सेस लगते थे तो वो सिस्टम दो पार्ट में रिड्यूस होता था, R और G में। R और G दोनों O से होकर के पास करते थे। R का लाइन ऑफ एक्शन x अपॉन R प्लस y कॉमा y अपॉन R कॉमा z अपॉन R, जबकि G का L अपॉन G कॉमा M अपॉन G कॉमा N अपॉन G। फर्दर देन हमने क्या देखा, इस पूरे सिस्टम को हमने सेंट्रल एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया, रेंच। ठीक है, जिसमें एक आपका R बचता है, एक आपका K इज इक्वल टू G कॉस थीटा बचता है। अब कह रहा है कि फिर से ये दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है, और उन दोनों जो पार्ट आप लेंगे उसको इनफाइनाइटली मैनी तरह चूज कर सकते हैं, जहां मन वहां चूज कर सकते हैं। और तो और वो जो होता है वो एक टेट्राहेड्रॉन को फॉर्म करता है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, हमने कहा कि सब कुछ रिड्यूस हो जाता है आर में और के में, जहाँ के का मान क्या होता है, जी कॉस थीटा में। ये पॉइंट हमारा ओ है। अब हमको दिखाना है फिर ये दो फोर्सेस में रिड्यूस होगा। उन दोनों को इनफाइनाइटली मैनी तरह से चूज कर सकते हैं और उन दोनों से बनने वाले टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मान ले रहे हैं दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है
P और दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है Q। ये इन दोनों में टूट गया, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट A है, ये जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट B है। ये ओरिजिन से A डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ये ओरिजिन से B डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ये Z एक्सिस या वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ये जो बना रहा है वो फाई है। इतने में कोई दिक्कत? इस थ्योरम का सबसे टफेस्ट पार्ट मूवमेंट निकालना है। ये परपेंडिकुलर है OA प्लेन के, ये परपेंडिकुलर है OB प्लेन के, ठीक। अब समझिए, OA प्लेन के परपेंडिकुलर इधर आ जाते हैं। हमने ये DG में भी बताया था, अगर ये फोर्स OA के परपेंडिकुलर प्लेन में है तो OA का ये परपेंडिकुलर प्लेन होगा, OZ का ठीक नीचे वाला परपेंडिकुलर प्लेन होगा, OB का ठीक इधर वाला परपेंडिकुलर प्लेन होगा, ठीक। तो हमसे कह रहा है ये OA के परपेंडिकुलर प्लेन में है। OA का परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ? YZ प्लेन हुआ। मतलब ये किस प्लेन में है? YZ प्लेन में है। तो इसके जो कंपोनेंट्स निकलेंगे वो भी किस प्लेन में निकलेंगे? YZ प्लेन में निकलेंगे। मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक y एक्सिस के पैरेलल होगा और एक z एक्सिस के पैरेलल होगा। एंगल से सटा हुआ cos, तो ये P cos थीटा, और दूसरा वाला आपने कहा भाई ये तो z के पैरेलल हो गया, दूसरा वाला आपने कहा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये रहा y एक्सिस के पैरेलल, दूसरा वाला P sin थीटा, ठीक। कंपोनेंट जब भी निकलते हैं वो एक्चुअल फोर्स को घेरते हुए होते हैं। देख लीजिए ये दोनों मिलकर के इसको घेर रहे हैं। अब इस पे आइए, OB प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये OB है, इसका परपेंडिकुलर मतलब इधर हुआ, इधर भी कौन सा प्लेन हुआ? YZ प्लेन हुआ। तो इसके भी दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक y के पैरेलल और दूसरा z के पैरेलल। एंगल से सटा हुआ cos होता है जो कि z के हो गया, दूसरा कंपोनेंट किसके लॉन्ग मिलेगा? y के। दिमाग में चल रहा होगा यार ऐसे बना दे, यही तो y है, लेकिन अगर ऐसे बनेगा तो वो इसको घेरा नहीं घेरा, इसलिए ये ऐसे ना हो करके ऐसे होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? Q sin अल्फा, और जब इसको इसकी दिशा में लेंगे तो माइनस Q sin अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखिए। ये बात समझ में, बस यही जो बताएं ये बात समझ में नहीं आती है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब थ्योरम में कुछ नहीं बचा है। ये फोर्स OA प्लेन के परपेंडिकुलर है, OA के परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? YZ। तो इसके कंपोनेंट्स भी किस किस के पैरेलल निकलेंगे? Y और Z के। एंगल से सटा हुआ P cos थीटा किसके पैरेलल है? Z के। तो दूसरा वाला किसके पैरेलल होगा? Y के। दोनों इसको घेरते हुए दिखेंगे। Q OB के परपेंडिकुलर प्लेन में है, OB का परपेंडिकुलर प्लेन ये हुआ, ये भी कौन सा प्लेन है? YZ है। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एंगल से सटा हुआ cos किसके पैरेलल है? Z के, दूसरा वाला Y के। आप अगर ऐसे बनाओगे तो वो इसको तो नहीं घेर रहा है, इसलिए हमने उसको ऐसे बना दिया। अब देखिए ये दोनों के बीच में ये पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो माइनस y एक्सिस है, प्लस y करेंगे तो कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, ठीक। चलिए लिखिए अब इतनी बात, डालिए प्रूफ लिखिए। लेट OZ बी द सेंट्रल एक्सिस। देख लीजिए OZ सेंट्रल एक्सिस होगा ना, क्यों? क्योंकि O पे ही R और K काम कर रहा है, जिस पे K और R काम करता है उसी एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्सिस। लेट OZ बी द सेंट्रल एक्सिस of the given system of force
of the given system of force, comma, whose resultant force capital R, whose resultant force capital R acts along OZ, acts along OZ and resultant couple K and resultant couple K has OZ as its axis, has OZ as its axis। नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए, टेक एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट, टेक एनी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑन लाइन AOB, ऑन लाइन AOB थ्रू O perpendicular to OZ, perpendicular to OZ on opposite side of O, on opposite side of O, such that OA is equal to small a and OB is equal to small b। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जब पूरी कहानी यहाँ तक सॉल्व हो गई तो फर्दर देन ये दोनों किस में रिड्यूस हो रहे हैं, P और Q में। ठीक है, P और Q की पोजीशन आर्बिट्रेरी चूज की गई है। आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन से, अपने मन से हम लोग अनगिनत तरह की पोजीशन चूज कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट कैसे चूज किए जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी वेज से चूज किए जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखिए, अब ये परपेंडिकुलर वाली बात लिखवा रहे हैं कि ये जो काम कर रहा है वो OA के परपेंडिकुलर प्लेन में काम कर रहा है और ये जो काम कर रहा है वो OB के परपेंडिकुलर प्लेन में काम कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात लिखवा रहे हैं। लाइन चेंज करके, लेट अस कंसीडर the given system is equivalent, the given system is equivalent to a given force capital P, to a given force capital P acting through capital A, acting through capital A in the plane perpendicular to OA, in a plane perpendicular to OA with angle theta, with angle theta and a force Q, and a force Q acting through B, acting through B in a plane, in a plane perpendicular to OB at an angle phi with OZ, at an angle phi with OZ। ठीक है, जरा सीख, पता नहीं आप लोग ये समझते हैं कि नहीं। OZ से एंगल को ले रहे हैं, तो अगर OZ से एंगल को लेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड भावना। OZ से इसको लेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा,
ये कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक एंटी है और दूसरा क्लॉक है, दोनों कैसे डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये समझने में हमको भी बहुत समय लग गया था, सच बता रहे हैं। हमको जब पढ़ाया गया था तो हमको इतना डेप्थ पे नहीं बताया गया था। क्या किया था, बस एक परपेंडिकुलर डाल के सीधे सीधे कंपोनेंट्स लिख दिया था। दिक्कत कहाँ आई थी, जब हम मूवमेंट निकाले, समझी में नहीं आ रहा था यार कंपोनेंट कैसे ऐसे इसके होगा। भाई जनरली हम लोग ये कंपोनेंट लेते हैं और ये कंपोनेंट लेते हैं, अगर ये लेंगे तो z के होगा और ये कंपोनेंट लेंगे तो x के होगा। लेकिन ये किसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, OA के, तो OA का परपेंडिकुलर कौन हो गया, YZ, तो y के पैरेलल होगा और एक z के पैरेलल होगा। जो बार बार हम x के पैरेलल ले रहे थे वो x नहीं बल्कि किसके पैरेलल होगा, y के। ठीक है, इसीलिए हमने पहले बता दिया, वरना मोटा मोटी आपके दिमाग में क्या रहता है कि अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है तो एक कंपोनेंट ऐसे होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, फिर लिखिए, लेट थीटा, लाइन चेंज करके, लेट थीटा एंड फाई बी मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट थीटा एंड फाई बी मेजर्ड in opposite direction। in opposite direction। अब असली खेल शुरू हो रहा है इसमें। जो भी हमने टफ पार्ट बताया ना कि कहाँ कंफ्यूजन होता है, अब उस कंफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। नीचे से लिखिए, रिजॉल्विंग द फोर्सेस along OZ and perpendicular to OZ and perpendicular to OZ। 2 मिनट यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे आपको। चलिए सुनिए ध्यान से, सारे फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं 2 पार्ट में, एक अलोंग OZ और दूसरा परपेंडिकुलर टू OZ। जब OZ के परपेंडिकुलर बात करते हैं तो ये भी OZ के परपेंडिकुलर होता है, ये भी OZ के परपेंडिकुलर होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको लें कि इसको लें। चूंकि ये YZ प्लेन में था, ये भी YZ प्लेन में था, इस नाते हम Z के परपेंडिकुलर X को नहीं बल्कि Y को लेंगे। तो पूरे सारे के सारे फोर्सेस को Z एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर टू Z का मतलब Y एक्सिस के अलोंग में रिड्यूस करेंगे। क्यों X नहीं लिए वो समझ में आया? परपेंडिकुलर टू Z में X भी होता है और Y भी होता है। ये फोर्स भी YZ प्लेन में था, ये फोर्स भी YZ प्लेन में था, इसलिए एक हम Z लेंगे तो दूसरा हम Y लेंगे, ना कि X लेंगे। ठीक है, अब उसी में ब्रैकेट में लिखिए, परपेंडिकुलर टू OZ, ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज अलोंग OY डायरेक्शन, दैट इज अलोंग OY डायरेक्शन, कॉमा वी गेट, चलिए देखिए 7 बजे तक क्लास है आप लोगों का, है ना, 7 बजे तक क्लास है, सर पढ़ाएंगे अभी इसके बाद 2 घंटा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले OZ एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। OZ एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है? R। कपल नहीं लेते, केवल फोर्स लेते हैं। कौन सा फोर्स है? R। यहाँ OZ एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है? P cos थीटा। यहाँ OZ एक्सिस के अलोंग कौन सा फोर्स है? Q cos थीटा। इसका Q cos फाई, तो इसका क्या मतलब हुआ? R इज इक्वल टू P cos थीटा प्लस Q cos फाई। ठीक है, कोई डाउट? फिर कह रहा है OZ के परपेंडिकुलर मतलब Y एक्सिस के अलोंग, तो Y एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स नहीं है, मतलब 0 इज इक्वल टू, ठीक, Y के अलोंग कौन सा है? P sin थीटा, और इसको भी Y के अलोंग आप करोगे तो माइनस Q sin फाई। ठीक है, ये समझ में आया? दीपांजलि नंबरिंग कर दे, 1 2,
ये तो काम हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग मूवमेंट लेने चल रहे हैं ओजेड एक्सिस के अलोंग और परपेंडिकुलर टू ओजेड मतलब वाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकलवाइए। मूवमेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोऑर्डिनेट और उसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं। जैसे इसका मूवमेंट, इसका तो निकलेगा नहीं मूवमेंट तो इसका निकलेगा, तो z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट क्या हो गया g cos थीटा, इसका मूवमेंट y एक्सिस के अलोंग 0। अब बचा ये और ये मूवमेंट z और o y एक्सिस के अलोंग। किसी भी फोर्स का मूवमेंट अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग निकालना होता है तो LMN निकालना हमने सिखाया है। कैसे, जैसे इसकी बात करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a 0 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -b 0 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट a 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट -b 0 0, क्योंकि दोनों x एक्सिस पे सिचुएटेड है, एक इधर है और दूसरा उधर है। अब इसके कंपोनेंट्स निकलवाइए। p का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 0, p का कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग p साइन थीटा और p का कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग p cos थीटा। क्लियर। इसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग 0, इसका कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग -q साइन फाई। क्लियर है, माइनस क्यों लिए हैं, और z एक्सिस के अलोंग q cos फाई, ठीक है। चलिए z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकलवाइए। z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट है k इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए k इज इक्वल टू, जब इसका z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट निकालेंगे तो z वाले को हाइड कर देंगे, क्या मिलेगा AP साइन थीटा -0, दैट इज AP साइन थीटा। फिर इसका निकालेंगे तो इसको हाइड कर देंगे, BQ साइन फाई -0, दैट इज प्लस BQ साइन फाई। हमको ये सीखने में बहुत टाइम लग गया था, ठीक है। बाद में अपनी बुद्धि से निकाले थे, सोच साच के कैसे होता है। हम लोग के टाइम में कोई बताने वाला नहीं होता था। फिर देखिए इसके अलोंग निकालेंगे तो यहाँ तो कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू, किस एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं y के, बीच वाले को ढकेंगे, उल्टा चलेंगे, 0 -AP cos थीटा, दैट मीन्स -AP cos थीटा, बीच वाले को ढकेंगे, 0 माइनस और माइनस मिलकर के प्लस BQ cos फाई प्लस BQ cos फाई। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बस सारी कहानी इसी के चारों तरफ होगी, इतने में कोई डाउट नहीं। 1 और 2 लिखिए, इक्वेशन 1 एंड 2। पहले इक्वेशन 1 और 2 लिखिए वी गेट के बाद। आप पढ़ी थी क्वेश्चन जो दिए थे, आ गया था समझ में? हाँ नहीं तो उसको कॉपी में लिखी है, नहीं लिखी है, कहाँ नहीं समझ में आया, मतलब क्या नहीं आ रहा है उसमें? नहीं तो उसको पढ़ना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना, इसीलिए हमने कॉपी में कराया है। तो उसको ज़रा बैठ करके पढ़िएगा, देखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, और नहीं आ रहा होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। 1 और 2 हो गया, नीचे से लिखिए। हो गया दीपांजलि? नीचे से लिखिए अगेन, इक्वेशन 2 के नीचे से, अगेन ऑन टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, अगेन ऑन टेकिंग movement of forces about OZ and perpendicular to OZ axis and perpendicular to OZ axis, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज अलोंग OY axis
कॉमा वी गेट इक्वेशन 3 और 4 लिखिए, और आप चाहें तो उसके आगे ये ब्रैकेट में डायग्राम बना सकते हैं, इसी से हमने निकाला है। मेन डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि हमको ना जगह मिल जाए फिर आगे की कैलकुलेशंस के लिए। एक सेक्शन ख़त्म हो गया है इस चैप्टर का, ये दूसरा सेक्शन चल रहा है, ये भी हम आज ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे सेक्शन पे अप्रोच करेंगे जो 2 दिन चलेगा, फिर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4 दिन अगला चैप्टर ख़त्म, बचेगा डी एलम्बर्ट्स, वो सर पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स कर का ख़त्म हो गया, कुछ बचा है नहीं। ओ आर आज 2 घंटा और चलेगा, मेरे ख्याल से 2 घंटा और चलेगा तो 4 घंटे में, अगले 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ओ आर के बाद डी एलम्बर्ट्स पढ़ा करके ये भी ख़त्म आपका। आप लोग फीस सबमिट कर दीजिएगा, हाफ फीस लगेगी, जिनकी 10 तारीख तक ड्यू डेट है वो हाफ फीस सबमिट करें, बाकी किसी की अब नहीं लगेगी। एक तारीख से लेकर के 10 तारीख के अंदर जिनकी ड्यू डेट्स होती है वो हाफ फीस सबमिट कर रहे हैं। डायग्राम बन जाए तो हमको बताइएगा, इसी में हम टेट्राहेड्रॉन बना के सिखा रहे हैं। मिटाने के बाद ना फिर समझ में नहीं आता है। पढ़ा है कभी टेट्राहेड्रॉन? मीथेन की संरचना टेट्राहेड्रॉन। बन गया डायग्राम, 4 तक लिखा गया, सब हो गया। टेट्राहेड्रॉन बना दे, अब इसमें आपको बनाना नहीं रहेगा, बस समझ लीजिए इसमें टेट्राहेड्रॉन कैसे बनेगा। देखिए ये मतलब इसकी और इसकी हेल्प से टेट्राहेड्रॉन बनाना है। ये P और Q आगे बढ़ा दिया, इसको लाके यहां मिला रहे हैं, मिला दिया, मिला दिया, ठीक है। इसको नाम दे रहे हैं C का। किसी भी ट्रायंगल के ऊपर ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला, ये किसी भी ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए और इससे इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए M, तो ये पूरी संरचना आपकी टेट्राहेड्रॉन कहलाती है। इसका वॉल्यूम होता है 1/6 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इंटू परपेंडिकुलर हाइट। टेट्राहेड्रॉन बनना समझ में आ गया? मिटा दें। अब हम इसी टेट्राहेड्रॉन को बाद में दूसरी तरीके से बनाएंगे। ये समझ में आया ना टेट्राहेड्रॉन? अब हम इसी को फिर से बना रहे हैं, देखिएगा, वो आपको अपनी कॉपी में बाद में बनाना रहेगा।
देखिए यहाँ पे अब हम लोग टेट्राहेड्रॉन का जब बनाएंगे तो ऐसे ही एक बेस ले लेंगे, एक पॉइंट इस पे ए, दूसरा पॉइंट बी। यहाँ पे फोर्स कौन काम कर रहा था, P, कितने एंगल पे काम कर रहा था, थीटा। यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा था Q, कितने एंगल पे काम कर रहा था, फाई। इसी से हमने टेट्राहेड्रॉन बनाना सिखाया था, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आपका ऊपर चला गया, इस पॉइंट को हम मानेंगे D, इसको इससे मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको नाम दिए थे C, और कहे थे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको नाम दिए थे M। A और B के बीच की पूरी डिस्टेंस A प्लस B हो जाएगी, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रॉन बाद में बनेगा। ये अभी बना इसलिए दिए ताकि माइंड में तुरंत मिटाए ना, डायग्राम फिक्स रहेगा। बाद में बनाते तो आपको लगता है कि मैम क्या बना रही हैं। बिल्कुल यही पिक्चर अभी पीछे बनाए थे, अब ये बनेगा बाद में, ठीक है। कैलकुलेशन करने चल रहा है, इसके नीचे से शुरू करें। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, we get from equation 1 and 4, we get चलिए देखिए P cos थीटा अपॉन B इज इक्वल टू Q cos phi अपॉन A इज इक्वल टू P cos थीटा प्लस Q cos phi अपॉन A प्लस B, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। P cos थीटा प्लस Q cos phi इज इक्वल टू R अपॉन A प्लस B। रेशियोज थ्योरम का यूज़ किया गया है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 में। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट P cos थीटा इज इक्वल टू RB अपॉन A प्लस B एंड Q cos phi इज इक्वल टू RA अपॉन A प्लस B। इसको मान रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। फिर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, वी गेट 2 और 3 में सेम यही नियम एप्लीकेबल करेंगे। तो AP साइन थीटा अपॉन AP साइन थीटा अपॉन A इज इक्वल टू BQ साइन फाई अपॉन B, BQ साइन फाई अपॉन B इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो AP साइन थीटा प्लस BQ साइन फाई अपॉन A प्लस B, AP साइन थीटा BQ साइन फाई की वैल्यू है K अपॉन A प्लस B, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट इसको और इसको साथ लेंगे तो मिलेगा P साइन थीटा कट जाएगा इज इक्वल टू K अपॉन A प्लस B, एंड इसको और इसको साइन लेंगे ये कट जाएगा Q साइन फाई इज इक्वल टू K अपॉन A प्लस B। कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। लिखिए नहीं समझ में आया है? यहाँ देखिए पहले में कौन कौन सा लिए हैं 1 और 4 को देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं BQ cos phi इज इक्वल टू AP cos थीटा,
लिख सकते हैं। इधर देखिए बेटा भावना, बी से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ए से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। पी कॉस थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू कॉस फाई अपॉन ए। डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो कहता है कि ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए और नीचे वाले को ऐड कर दीजिए। ऊपर वाला आर के बराबर, नीचे वाला एस सच। फिर इसको और इसको लिया गया है, तो पी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन फाई। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी से डिवाइड कर दिया, तो ए पी साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू बी क्यू साइन फाई अपॉन बी। ऊपर वाले को जोड़ा, नीचे वाले को जोड़ा, रिजल्ट आ गया। उतारिए। हो गया भाई। हो गया। देखिए, स्क्वायरिंग देन एडिंग इक्वेशन 5 and 6, स्क्वायरिंग देन एडिंग इक्वेशन 5 and 6, कॉमा वी गेट, स्क्वायरिंग देन एडिंग इक्वेशन 5 and 6, कॉमा वी गेट। यहाँ ध्यान दीजिए, स्क्वायरिंग देन एडिंग, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या बचेगा, पी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में नीचे सेम चीज़ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके एलसीएम हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड बचे हुए इन दोनों को करेंगे तो क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 विच इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर की तरफ आपके पास बचेगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिए, हो गया दीपांजलि, हो गया। चलिए अभी अब दोनों को डिवाइड करेंगे। जब साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, पी से पी घटेगा, क्या मिलेगा, टेन थीटा, टेन थीटा, ए प्लस बी कट जाएगा, क्या मिलेगा, के अपॉन आर बी।
ठीक है, देखिए अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 कॉमा वी गेट, देखिए 6 में 5 से करेंगे तो मिलेगा p साइन थीटा अपॉन p कॉस थीटा इज इक्वल टू k अपॉन a प्लस बी होल अपॉन आर बी अपॉन a प्लस बी. दिस implies that tan theta is equal to k upon rb. This implies that theta is equal to tan inverse k upon rb. ठीक है, फिर देखिए एंड इन दोनों को डिवाइड करोगे आप एंड तो मिलेगा q साइन फाई अपॉन q कॉस फाई इज इक्वल टू k अपॉन a प्लस बी होल अपॉन आर ए अपॉन a प्लस बी. दिस इम्प्लाइज दैट tan फाई इज इक्वल टू k अपॉन आर ए. दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स k अपॉन आर ए. क्लियर, लिखिए फाइव तक हो जाए तो बताइएगा. हो गया. अब अगर हमको आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग को a पता चल गया है, a पता हो, k पता हो, r पता हो, b पता हो, k पता हो, r पता हो, मतलब a b k r पता हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं 5. ठीक है, नीचे से लिखिए 10 if a b r k are given, thus if a comma b comma r comma k are given, then we can find the value of p comma q comma theta comma phi. p कॉमा q कॉमा थीटा कॉमा फाई. ठीक है, फुल स्टॉप. फिर लिखिए फ्रॉम अबव. शुरुआत में हमने लिखाया था कि स्मॉल ए और स्मॉल बी आर्बिटेरी है. अगर आर्बिटेरी तो उस तरह के आप कितने पॉइंट्स चूज सकते हैं, इनफाइनाइट. अगर ए और बी आर्बिटेरी होगा तो उस कारण से p q थीटा और फाई भी क्या होगा, आर्बिटेरी होगा. ठीक है, लिखिए फ्रॉम अबव we can find infinite values of p comma q comma theta comma phi, p comma q comma theta comma phi, because small a and small b are arbitrary quantity. Because small a and small b are arbitrary quantity. हो गया. नीचे से लिखिए hence there are infinite ways in ways ways in which the given system of force can replaced by two forces. In which given system of force can be replaced by two forces. हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया. अब दूसरा पार्ट करेंगे. दूसरे पार्ट में ये हम लोग दिखाएंगे कि ये टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है,
फिर नीचे से लिखिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 कॉमा वी गेट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 कॉमा वी गेट जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, के की इन दोनों से वैल्यू निकलवाइए। के की इससे वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल टू ए प्लस बी पी साइन थीटा, और के की इससे वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू साइन फाई। ठीक है, एंड ए आर की वैल्यू इससे निकालेंगे तो ए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यू कॉस फाई, और आर बी की बी आर की वैल्यू इससे निकालेंगे बी आर, तो बी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी क्यू कॉस बी आर पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट के इंटू ए आर इज इक्वल टू, के इंटू ए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी क्यू साइन थीटा कॉस फाई, एंड के बी आर इज इक्वल टू, के बी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी क्यू साइन फाई कॉस थीटा। हेंस इसका अब मेरा काम खत्म हो गया, इसी समय के लिए हम रोके हुए थे। ठीक है, हेंस फिर देखिए, उतरवाइए, दोनों को ऐड कर रहे हैं, के ए आर प्लस के बी आर इज इक्वल टू, क्या कॉमन होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी क्यू, कॉमन क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। दिस इम्प्लाइज दैट के आर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी क्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन थीटा प्लस फाइव। दिस इम्प्लाइज दैट के आर इज इक्वल टू ए प्लस बी पी क्यू साइन थीटा प्लस फाइव। सेवन। इतने में कोई दिक्कत? अब वो डायग्राम बनेगा, उतारिए।
डायग्राम बना लीजिएगा, लिखने के बाद डायग्राम बनेगा। बना लीजिए डायग्राम, बना लीजिए, वही कह रहे डायग्राम बना लीजिए। हो सकता है कल ही ख़त्म हो जाए ये चैप्टर, है ना, मतलब डिपेंड करेगा कि सर पढ़ाते हैं, सर नहीं पढ़ाएंगे तो तब तक हम पढ़ाएंगे 2.5 घंटा, जब तक ख़त्म ना हो जाए। फिर वेडनेसडे थर्सडे में आपका अगला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। हो गया भाई? हो गया? बोले आगे, लिखिए इफ AC एंड BD, देखिए AC ये और BD ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? P को, ठीक है। लिखिए इफ AC एंड BD, इफ AC एंड BD represents magnitude of force P and Q, represents magnitude of force capital P and capital Q, then volume of tetrahedron, then volume of tetrahedron is, देखिए यहाँ पे कैपिटल V इज इक्वल टू, क्या बताया था हमने फॉर्मूला? 1/3 इंटू बेस, सॉरी एरिया ऑफ 3, 1/3 होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल ABC, है ना, ABC का एरिया और परपेंडिकुलर हाइट का प्रोडक्ट इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स D अपॉन ट्रायंगल ABC। क्लियर है ये? 1/3 इसका एरिया और इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू 1/3 ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस A प्लस B हाइट, आपको पता है ये इस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही क्या होती है? हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी? AC, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर BD की वैल्यू, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, काजल देख रही हैं? बहिष्कोण अपने सामने के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये BD जो आपको मिलेगा, भाई 3 डायमेंशन है ना, इसलिए बहुत हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं इसमें। BD की जो लेंथ आती है, इसकी जो लेंथ आती है DM की, BD साइन थीटा प्लस फाई के बराबर आती है। इसकी जो लेंथ आती है BD, भाई इस
ये आपको दिख रहा है बीच में, लेकिन ये बीच में नहीं होगा। जब 3 डायमेंशन में बेस बनेगा तो वो आएगा धरातल पे ही। ये ट्रायंगल जो ऐसे दिख रहा है, ये ट्रायंगल ऐसे नहीं होगा, ये ट्रायंगल यहाँ कटा होगा, इस पर एक पॉइंट होगा, तब उस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाले होंगे, तो ये इसी ट्रायंगल पे तो टच कर रहा होगा, इसी ट्रायंगल पे तो टच कर रहा होगा। ये जो पूरा एंगल मिलता है ये थीटा प्लस फाई होता है। अगर ये थीटा प्लस फाई, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आपका आधार हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस फाई। दिस इम्प्लाइज दैट, ये रिजल्ट आपको पता हो तो ठीक है, वरना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 3D वहाँ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। V इज इक्वल टू 1/6 A प्लस बी। AC के अलोंग जो फोर्स है वो क्या है? P। AC की जगह P मैग्नीट्यूड है फोर्स का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ को दिखाता है। अगर P फोर्स लग रहा है तो AC मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? P के। किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर की लंबाई उस पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को दिखाती है। BD के अलोंग क्या लग रहा है? Q साइन थीटा प्लस फाई। A प्लस बी PQ साइन थीटा प्लस फाई KR। V इज इक्वल टू 1/6 इंटू KR। 6 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, R कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। उतार डालिए। हो गया। नीचे से लिखिए विच इज कांस्टेंट फॉर गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स। विच इज कांस्टेंट फॉर गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स। विच इज कांस्टेंट फॉर गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स। और इसके आगे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 7। फ्रॉम इक्वेशन 7 हो गया। चलो नेक्स्ट।